चलो बेटा हरियाणा जी के शुरू करें पढ़ना। हमने काफ़ी सारे मंदिर और अपने इम्पोर्टेंट स्थल पढ़े थे लास्ट क्लासेस में। हफ्ते 2 हफ्ते से क्लास नहीं लग रही थी, अब दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। आज आधे बच्चे किताब लाए होंगे, आधे नहीं लाए, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। जो नहीं लाए वो कल ले आना। आज मैं पढ़ा देती हूँ ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो अगर किताब नहीं भी है। चलो बोर्ड पर देखो, आज हम बातचीत करते हैं, इंटरेस्टिंग ही पढ़ाऊंगी बेटा। जो टॉपिक ही बोरिंग है तो मैं क्या करूं, लेकिन अगर मैं अपने बिहाफ पे कोशिश करती हूँ अच्छी तरह से पढ़ाऊं, पर एक आधा टॉपिक ना बोरिंग ही होता है, वो पढ़ने में भी मज़ा नहीं आता, पढ़ाने में भी नहीं। खासकर जो आंकड़े होते हैं, अब ये वेशभूषा, ये तो बोरिंग तो है ही, पर क्या करें बेटा, 90% चीज़ें अच्छी हैं, 10% थोड़े से रटने वाली भी हैं। कोई बात नहीं, उतना क्रैमिंग चलेगा। अब देखो बोर्ड पर, अच्छा टॉपिक है ये। आज हम बात करेंगे वन की रिपोर्ट पर। लास्ट रिपोर्ट हमारे पास 2021 की है। इसके बाद हरियाणा के वन विभाग ने कोई रिपोर्ट नहीं निकाली। अब शांति से सुनना, ये हर दूसरे साल कायदे से निकलती है। 17 में निकली, 19 में निकली, 21 में निकली। अब 23 वाली रिपोर्ट अभी इन्होंने आंकड़े दिए नहीं, तो जो सबसे नए आंकड़े हैं प्रेजेंट में, इसके बाद कुछ नहीं छपा, वो तुम्हें बता रही हूँ। क्या कहता है ये वन रिपोर्ट? ये कहती है कि हरियाणा में लगातार पेड़ बढ़ रहे हैं, पर वनों के माध्यम से बढ़ रहे हैं। दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक होता है वन आच्छादन और एक होता है वृक्षाच्छादन। आच्छादन मतलब घिरा हुआ। वन हमने बढ़ाए हैं, वृक्ष हमने काटे हैं। लास्ट ईयर जब लास्ट रिपोर्ट हमारे पास, हमने कंपैरिजन किया तो हमने देखा कि वन तो हमारे बढ़ गए, लेकिन वृक्षों को हमने काटा ज़्यादा, लगाया कम। आज की डेट में जो सबसे नया आंकड़ा है वो कहता है हरियाणा के पास टोटल मिलाकर, एरिया की बात करूं तो 3028 वर्ग किलोमीटर इतनी ज़मीन हमने पेड़ों से भर रखी है, चाहे वो वृक्षों के नाम पे हो चाहे वनों के नाम पे। वन में भी तो पेड़ ही होते हैं, बस फ़र्क ये है कि वन में जंगली झाड़ियाँ, लंबे तगड़े पेड़, छोटे पेड़, मोटे पेड़, पतले पेड़ सब मिलेंगे। वृक्ष हम अपनी मर्ज़ी से लगाते हैं, भाई हमने पीपल के लगा दिए, हमने नीम के लगा दिए। यहाँ आपकी मर्ज़ी नहीं होती, ये तो नेचुरल जंगल है, जैसा है सो है। तो हमने टोटल मिला के एरिया जो सबसे नया हमें अवेलेबल है, पहले 3003 था, लेकिन अब नई रिपोर्ट ने क्या कहा, 3028 वर्ग किलोमीटर। और इसमें वृक्ष और वनों की जब भी बात करेंगे तो वन ज़्यादा हैं, वृक्ष कम हैं। दोनों अलग से याद मत करना, वन याद कर लो, वन है 1603। हम आज सुबह पढ़ रहे थे, जो न्यू वाले हैं उनको तो नहीं पता होगा, बता दूं, हमने ये पढ़ा था अपना अकबर। अकबर 1605 में चला गया था ना, उसी से 2 साल कम है बस। 1603 वर्ग किलोमीटर हमारे हरियाणा में वन है। इनमें से माइनस कर दो, जो आंकड़ा निकलेगा वो वृक्षों का निकल आएगा। ये देख लो कितना निकला, 5, 2 और ये 4 और ये 1, 1425 वर्ग किलोमीटर। ये क्या निकला, इसका मतलब ये वृक्ष हैं, ये क्या था, वन। एक याद कर लो, दूसरा अपने आप आ जाएगा निकल के। तो 3028 टोटल है आज की डेट में, जिनमें से 1603 हमारे वन हैं, तो जो बच गया 1425 ये हमारे वृक्ष हैं। हरियाणा में बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे नहीं हैं क्योंकि ये ज़मीन, ये मिट्टी उपजाऊ है, तो हमने बहुत ज़्यादा पेड़ों को काटा नहीं। यहाँ नेचुरली हम लोग पुराने ज़माने से देखें बसावट थी, ये खाली पड़ा इलाका नहीं था, तो हरियाणा में बहुत ज़्यादा बसावट है, इसीलिए हमारे पास वृक्ष और वन कम हैं। देश में एक नीति बनी थी, राष्ट्रीय वन नीति 1988, जिसने कहा कि पूरे देश में टोटल ज़मीन के 33% हिस्से पर वन होने चाहिए, लेकिन इसमें पहाड़, पठार, मैदान सब इंक्लूड कर लिया, उसका 33%। हम अपनी बात करें तो हमारा 33% अगर होगा तो भूखे मर जाएंगे, हम नहीं देश वाले, क्योंकि हम देश का पेट भी भरते हैं। इंडिया का सबसे ज़्यादा बासमती हम पैदा करते हैं, गेहूँ में हम बहुत आगे, फलों में हम आगे, बाजरे में, हर चीज़ में आगे। अगर हम इन सबको काट कर यहाँ जंगल उगा के बैठ जाएंगे तो फिर तो हम भूखे मरेंगे। और इतना तो हम कर लेंगे कि हमारा पेट भर जाए, देश की आबादी का पेट कहाँ से भरेगा। इसीलिए ये देश की बात
फॉलो करें जिसको करनी है, करता है मध्य प्रदेश, बड़े एरिया में जंगल हैं, असम अरुणाचल सब करते हैं, लेकिन हम नहीं करते। हम यूपी पंजाब हम कहते हैं भैया हम पेट भरने का उगा ले, बाकी लोग 33 से 45 कर लो, जिसके यहाँ खेती नहीं हो सकती वो 50% पे वन ही उगा लो, हमें क्या करना है। तो ये 33% वन है, ये देश का कहना है। हरियाणा ने अपनी राज्य की वन नीति बनाई थी 2006 में, और हमने लिखा था इसमें कि ठीक है 33% ना सही, लेकिन 20% पर हरियाणा में वन होने चाहिए। उस 6 को बीते भी कितने साल बीत गए, 18 साल हो गए। हमने 20% छोड़ो, अब हमारा टारगेट ही है 10%। ये हमारा लक्ष्य है, लक्ष्य बनता है जो कि हासिल करना बाकी हो। तो अभी इंडिया को 10% को, इंडिया नहीं हरियाणा को 10% भी एक हमारे लिए रोल मॉडल की इतना तक पहुंच जाएंगे। और आज की डेट में हम 6.8% पर बैठे हैं, यानी अभी तो हमें बहुत मेहनत करनी है। कितने परसेंट को अचीव करने में? 10। इस 10 से फिर तुम जाओगे 20 और 20 से तुम जाओगे 33। तब तक तुम्हारी अगली पीढ़ियां भी आके चली जाएंगी। ये 33 मुश्किल होगा, क्योंकि बेटा इतना ज़मीन बढ़िया, हम क्यों जंगलों में इसको ख़राब करें। मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, उड़ीसा जिनके पास खेती ख़राब है वो लगा लें जंगल। हम अपने यहाँ पे इतने में बहुत खुश हैं, हम इसको भी बढ़ा रहे हैं, लेकिन वृक्ष हम काटते जा रहे हैं। अगर हम बढ़ा रहे हैं तो हम क्या बढ़ा रहे हैं? वन बढ़ा रहे हैं। वन और वृक्ष का अंतर समझ में आ गया? तुम्हारे गांव का जो एरिया है वो वृक्षाच्छादन है, वो वनाच्छादन नहीं है, लेकिन यमुनानगर के जो जंगल हैं वो वनाच्छादन है। ठीक है, अब देखते हैं कि कितना प्रतिशत क्या कुछ है। अगर कहें वन सबसे ज़्यादा कहाँ है और सबसे कम कहाँ है, ज़्यादा और प्रतिशत ज़्यादा, फिर कम और प्रतिशत कम। अब ये आंकड़े बदल सकते हैं, लेकिन एक आंकड़ा बदलेगा नहीं बहुत लंबे समय तक, जिसका नाम है पंचकुला, क्योंकि वो इतना ज़्यादा है कि वो कम होगा ही नहीं हर रिपोर्ट में। सबसे ज़्यादा वन पूछेंगे तो नंबर 1 पर है हमारा पंचकुला, पंचकुला में सबसे ज़्यादा। सेकंड ज़्यादा है हमारा यमुनानगर, और थर्ड ज़्यादा है, बताओ? नहीं, सिरसा नहीं। थर्ड ज़्यादा है हमारा, पहले गुरुग्राम था लेकिन अब क्या है? फरीदाबाद, अब फरीदाबाद है। अगर मैं इसको प्रतिशतता में लिखूं तो पंचकुला की प्रतिशतता मुझे लिखनी पड़ेगी 43%, 10.9 और 10.6%। गुरुग्राम अब इस रिपोर्ट में पीछे है। पिछली रिपोर्ट में मैंने गुड़गांव थर्ड लिखवाया था, लेकिन अब गुड़गांव पीछे है, फरीदाबाद आगे। गुड़गांव 9% पर है, तो वो तो 10 पर आ गया ना। ये टॉप 3 याद रखना, चौथा कोई नहीं पूछता। पिछली बार टॉप 3 में फरीदाबाद नीचे था, गुड़गांव ऊपर था। तो टॉप 3 में कौन कौन है? पंचकुला, यमुनानगर और हाँ अब फरीदाबाद। ये 10 में है दोनों, तो देखो कितना बड़ा गैप है। यानी अगली भी कम से कम 10-20 रिपोर्ट में नंबर 1 कौन रहने वाला है? हाँ, हो सकता है यमुनानगर में ऊंचा नीचा पॉसिबल है, क्योंकि फरीदाबाद करीब पहुंच गया। 0.3 का ही तो अंतर है। ये 3 बदल सकते हैं पोजीशन, लेकिन फर्स्ट तो फर्स्ट ही रहेगा। अगर हम कम की बात करें तो सबसे कम वन हरियाणा में कहाँ है बताओ? सबसे कम वन है हमारे पलवल में, सिर्फ 13 वर्ग किलोमीटर का एरिया है, जबकि इसका 300 प्लस वर्ग किलोमीटर का, तो बहुत ज़्यादा अंतर है। यमुनानगर की बात करें अगर, ये इसकी कम में पलवल के बाद दूसरा भी प है, ये प, दूसरा प क्या है? पानीपत। सेकंड कम वाला है पानीपत, और थर्ड कम वाला है फतेहाबाद। ये टोटल एरिया में कम है, एरिया। लेकिन अगर प्रतिशतता की बात करूं तो इसका आंकड़ा बदलेगा, इसका प्रतिशत थोड़ा सा अलग है। कैसे? देखना, ये टोटल एरिया कम, प्रतिशत में नंबर 1 आएगा ये, तो फतेहाबाद सबसे कम है, इसका प्रतिशत 0.73%, यानी 1% पर भी वन नहीं है। किस जिले में? फतेहाबाद। सेकंड नंबर इसका आता है जींद का, ये तुमने पहला नया पढ़ा है, पहले नहीं था ये, 0.83%, तो 0.7 से 0.8। और तीसरा नंबर आता है इस फर्स्ट का, पलवल का, 1% पर यहाँ पर जंगल है, वन है। अब इसमें ध्यान देने की बात क्या है? ये फर्स्ट यहाँ थर्ड है और ये फर्स्ट यहाँ थर्ड है प्रतिशतता में। सेकंड की पोजीशन बदल गई, तो अगर कहे एरिया टोटल तो पलवल, पानीपत, फतेहाबाद। प्रतिशतता में फतेहाबाद, जींद और पलवल। ठीक है, पलवल का 1%, लेकिन अगर एरिया में बात करें तो पलवल सबसे कम है। तो पलवल का एरिया भी तो छोटा है ना, बड़े एरिया के हिसाब से प्रतिशतता ज़्यादा और कम निकलती है। ये तीनों बदलेंगे, इसलिए इनका ध्यान रखना। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, प्रतिशतता बदल गई। फर्स्ट कौन था अगर कम में कहेंगे तो?
फ, पलवल, पानीपत, फतेहाबाद। लेकिन प्रतिशतता हो तो नंबर 1 पे फतेहाबाद, देन जींद और फिर पलवल। पलवल का 1%, 0.8, 0.7। क्लियर? ये इसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन इसमें फ़र्क पड़ गया। इसमें तो पोजीशन बिल्कुल ही चेंज हो गई। फर्स्ट थर्ड बन गया, थर्ड फर्स्ट बन गया। ये कम और ज़्यादा की बात हुई। अगर बात करें झाड़ियों की, सबसे ज़्यादा झाड़ियाँ तो कहाँ हैं? पहले हम गुड़गांव पढ़ते थे, अब बदल गया बेटा। सबसे ज़्यादा झाड़ियाँ, एक टाइम पे हमने झज्जर गुड़गांव पढ़े, अब ये दोनों हट गए। नए आंकड़े में सबसे ज़्यादा झाड़ियाँ मेवात, जिसको आप नूहू कहते हैं, और महेंद्रगढ़, यानी दोनों दक्षिणी हरियाणा की पट्टी के तीसरे हिस्से हैं। तुम्हें अपना मैप याद है हमने कैसे याद कर रखा था? यहाँ बताओ, दक्षिणी हरियाणा में क्या था? ये गुड़गांव, गुरुग्राम से लगता रेवाड़ी, रेवाड़ी से लगता महेंद्रगढ़। यहाँ क्या था? ये नीचे फरीदाबाद, फिर क्या था? पलवल, और ये था मेवात। तो ये दो जो है ना, इधर इधर की दोनों पट्टियाँ, ये दोनों सबसे कम झाड़ियाँ। पहले एक टाइम पर सबसे कम झाड़ियाँ गुड़गांव में थी, लेकिन अब गुड़गांव में से ज़्यादा कम झाड़ियाँ इसमें महेंद्रगढ़ और मेवात में हैं। ये बदल जाते हैं आंकड़े, पिछले आंकड़े मत पढ़ना, नई रिपोर्ट चलेगी, क्योंकि इसको आए भी 2-3 साल हो गए। क्या ये पॉइंट्स क्लियर हो गए सबको? हरियाणा के कितने ज़िलों में ये अपना अभयारण्य है? अभयारण्य मतलब होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हरियाणा में कितने ज़िलों में है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? ये एस से लिखते हैं, सी से नहीं। कितने ज़िलों में? 6 ज़िलों में है। अब पेपर में ऐसे, हाँ 8 हैं, लेकिन ज़िले कितने हैं? 6। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले पंचकुला, इसमें अकेले में 2 वाइल्ड लाइफ हैं। एक का नाम है खोल ही रहतान और एक का नाम है बीर शिकारगढ़। 2, तो एक का नाम खोल ही रहतान, खोल ही रहतान, और एक का नाम है बीर शिकारगढ़, बीर शिकारगढ़ पहला ज़िला हुआ। थोड़ा सा नीचे है यमुना नगर, इसमें एक है कलेसर। थोड़ा और नीचे चले, कुरुक्षेत्र, इकलौता है छिलछिला, सबसे छोटा है छिलछिला, महज 71 एकड़ में फैला। 1 एकड़ इज इक्वल टू 1 किला हमारी भाषा में, 5 बीघे ज़मीन। तो ये 71 एकड़ में फैला, सबसे छोटा छिलछिला। इसके बाद नीचे उस तरफ घूम जाओ बिल्कुल, सिरसा, सिरसा में एक पड़ता है अबूब शहर, अबूब शहर। इसकी खास बात है, ये सबसे बड़ा है, 28,912। ना याद रहे कोई बात नहीं, 28,900 तो याद रहेगा। इतने एकड़ की ज़मीन में, बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा बड़ा, इससे बड़ा कोई नहीं है। सबसे छोटा छिलछिला और सबसे बड़ा सिरसा का अबूब शहर। इसके बाद आ जाओ बीच वाले में, झज्जर। झज्जर में फिर 2 हैं, एक का नाम भिंडावास और एक का नाम खापड़वास। इनमें से भिंडावास को रामसर की साइट में शामिल कर लिया। 1971 में ईरान में एक बैठक हुई थी रामसर शहर में, और उस बैठक में बहुत सारे देश आए। सबने कहा भाई बायोडाइवर्सिटी पे काम करेंगे, ऐसे ऐसे पशु पक्षी जो गायब हो रहे हैं इनको बचाने का प्रयास करेंगे। 71 बहुत पुरानी बात है, इंदिरा गांधी का टाइम था। तो हमारे इंडिया में इसके ऊपर कुछ समय बाद हमने काम किया, क्योंकि हम इलेक्शन और इमरजेंसी में फंसे रहे। 1982 में इंदिरा गांधी का ही समय था, पहली बार हमने इंडिया की 2 साइट्स को अपनी तरफ से कि भाई इसको रामसर समझौते की साइट्स की लिस्ट में लिख लो। रामसर वाली ना एक टीम आती है, वो ऑब्जर्व करती है कि जिसका आपने नाम दिया है कि भाई ये मेरे यहाँ की साइट है, क्या वहाँ सही पानी है पक्षियों के लिए, क्या वहाँ आसपास में दाना है, क्या वहाँ की ज़मीन ठीक है। ये ऐसे चेक करते हैं कि ये जानवरों और पक्षियों के लिए कितनी बेहतरीन है। अगर उन्हें लगता है यहाँ दाना पानी सब मिल जाएगा जानवरों को पक्षियों को, तो फिर उसके पैरामीटर में वो टिक 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 करते हैं कि ये भी है, ये भी है। फिर वो कहते हैं कि इंडिया की ये वाली साइट रामसर साइट में शामिल हो गई। रामसर साइट में आने का मतलब आप अभी भी नेचर के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। हमारे इंडिया के सबसे पहले 2 साइट रामसर में आए थे, जिनमें से एक हमारे पड़ोसी राजस्थान का था और एक हमारे प्रेसिडेंट की इसका प्रेसिडेंट कहाँ की हैं, उड़ीसा। एक सबसे बड़ा अपना राजस्थान, जिसमें एक जगह पड़ती है केवलादेव घाना। सुना है केवलादेव घाना? पक्षी विहार था केवलादेव घाना। तो ये केवलादेव जो है, इसको वो घूमने आए और उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक साइट है, हम इसको जगह देंगे। तो 1982 में हमारी 2 साइट्स को सबसे पहली बार
इस रामसर साइट की लिस्ट में जगह मिली। हरियाणा की भी 2 साइट अब शामिल हैं। ये इंडिया की 2 साइट बता रही हूँ। इसके बाद उसी साल उन्हीं दिनों में उड़ीसा में गए ये, और उड़ीसा में एक झील मिलती है चिल्का, चिल्का लेक, पता है ना सब लोगों को, खारे पानी की बड़ी झील में इसका नाम आता है। तो ये केवलादेव घाना पक्षी विहार राजस्थान का, और हमारी ये खारे पानी की बड़ी झील चिल्का। एक देखें तो राजस्थान और एक देखें उड़ीसा, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन हो गई इंडिया के मैप में। इन दोनों को सबसे पहले रामसर साइट में 1982 में जगह मिली। अपनी बात करें हरियाणा की, क्यों तो इंडिया के थे, हमने बहुत सालों से लिख के दे रखा था कि जी हमारे हरियाणा में कई जगह है जिनको रामसर में शामिल कर सकते हैं। फाइनली 2021 में हमारी 2 साइट्स शामिल की गई। इनमें से एक हमारी ये भिंडावास है, झज्जर में पड़ता है, और ये सुंदर झील के लिए, और इसके आसपास ना 250 प्रजाति हैं पक्षियों की अलग अलग। तो ये हमारा रामसर साइट में शामिल हो गया, एक ये और एक सुल्तानपुर जो गुड़गांव में है, गुड़गांव में। ये 2 साइट मैंने, देखो यहाँ कितने लिख दिए, हमने बात की थी 8 लिखने हैं हमें। एक रह गया रेवाड़ी वाला, रेवाड़ी का एक सबसे दक्षिण का, जिसका नाम है नाहर, यहाँ लिख देती हूँ नाहर। ये टोटल मिला के देखो, ज़िले अगर पूछ लें तो वहाँ गिनने नहीं बैठना, 6 ज़िले टोटल हैं 8, लेकिन 2 ज़िलों में डबल डबल हैं, पंचकुला में और झज्जर में। इसीलिए ऊपर से शुरू करो, पंचकुला में 2, फिर यमुनानगर में 1, कुरुक्षेत्र में 1, सिरसा में 1, झज्जर में 2, रेवाड़ी में 1। झज्जर के 2 का नाम है खापरवास, भिंडावास। इनमें से भिंडावास को रामसर साइट में शामिल कर लिया। अगर बात करें पंचकुला के 2 तो खोल ही, रैतान और अब इनको याद करने का ट्रिक देखो क्या है। पंचकुला में रैतान शैतान जैसा, और शैतान आदमी क्या करता है, शिकार। शैतान प्रवृत्ति का आदमी ही शिकार करेगा। क्या तुम जानते हो हरियाणा में शिकार पर प्रतिबंध है? कब लगाया? यही आ जाए, हरियाणा में शिकार पर प्रतिबंध कब लगाया? तो 1991। ध्यान से सुनो, अब हमारे हरियाणा में वन्य जीव के ऊपर एक लॉ बनाया गया, जो ये वाइल्ड लाइफ में जो जानवर होते हैं, हाँ, इनके लिए एक रूल बनाया, एक लॉ बनाया 1973 में, और उसके 73 के बाद फिर 1991 में ये कह दिया कि पूर्ण रूप से हरियाणा में शिकार पर प्रतिबंध लगा दो। कोई भी हरियाणा में किसी भी जानवर का शिकार ना करे। इस शिकार का मतलब है, जैसे यहाँ हिरण घूमते थे, यहाँ चिंकारा घूमता था, इनका शिकार नहीं करना। अब तुम सोचो कि बकरी को नहीं मारेंगे या मुर्गे को नहीं मारेंगे तो वो तो चलेगा, उसको शिकार में नहीं इंक्लूड करते, लेकिन वैसा शिकार नहीं करना जैसे शौकिया लोग यहाँ शिकार करते थे। हरियाणा में भी तो बहुत सारे हैं ना ये जंगली चिंकारा और ये सब चीज़ें, तो ये कहा इसको बैन कर दो। ऐसा पता है क्यों किया? इस टाइम देश में एक प्रोजेक्ट चला हुआ था बहुत बड़े लेवल पर। 1970s की स्टार्टिंग में इंदिरा गांधी जब देश की पीएम थी तो हमने टाइगर प्रोजेक्ट भी चलाया था। आपको पता है 1 अप्रैल 1973 को एक प्रोजेक्ट चला था, 70s में बहुत काम हुआ। तो 1 अप्रैल 1973 को नाम था उसका प्रोजेक्ट टाइगर। झारखंड से स्टार्ट हुआ, पलामू से, तब झारखंड था ही नहीं तो बिहार था, तो बिहार पूछे झारखंड पूछे, बात एक ही है। पलामू टाइगर रिजर्व था, यहाँ का भाई टाइगर के ऊपर काम करना है। और 2 बहुत बड़े आदमियों का नाम इसमें एग्जाम में आता है। एक आदमी का नाम था कैलाश संखाला, कैलाश संखाला। कौन है ये डायरेक्टर थे, फर्स्ट डायरेक्टर थे इस प्रोजेक्ट के, प्रोजेक्ट टाइगर के फर्स्ट डायरेक्टर कैलाश संखाला। इन्हें कहा जाता है टाइगर मैन ऑफ इंडिया। ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है, किसी भी एग्ज़ाम में, DSSB में, HSSC में, SSC में, कहीं आ जाएगा कि भारत का टाइगर मैन कौन कहलाता है, कैलाश संखाला। ये प्रोजेक्ट हेड हैं, कौन से प्रोजेक्ट के? प्रोजेक्ट टाइगर। ये टाइगर प्रोजेक्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ? पलामू। पलामू नेशनल पार्क है। पलामू आज कहाँ पड़ता है? झारखंड, लेकिन उस ज़माने में क्या था? बिहार में, 1973 में। इसके बाद इसी की तरह एक आदमी है जिसका नाम है फतेह सिंह राठौड़। ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये बेटा बहुत बड़े उस ज़माने के UPSC क्रैक करके गए थे। UPSC कितना टफ एग्जाम रहा होगा, अब तो मरे भी इनको कम से कम 10-12 साल हो गए। ये IFS सेलेक्ट हुए थे, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में। और फॉरेस्ट सर्विसेज हमें पता है ना बाद में आई है, 1966 में, पहले नहीं थी। IFS चुने गए, वहाँ से फिर ये पूरे राजस्थान की बेल्ट में हमेशा, नाम से देखो ना फतेह सिंह राठौड़, राजस्थान के थे प्रॉपर, और IFS रहे
ये इस प्रोजेक्ट से इनका संबंध नहीं है एज सच, लेकिन इनको टाइगर गुरु कहते हैं। कहते हैं जैसे बिल्लियों को पालते हैं ना लोग, ऐसे ही इनके बिल्कुल पीछे पीछे इशारों पे चलते थे टाइगर। तो टाइगर गुरु के नाम से कौन फेमस हुआ? और टाइगर मैन कौन है? उनका संबंध है टाइगर प्रोजेक्ट से या प्रोजेक्ट टाइगर से। कौन पीएम थी जब ये सब हुआ? इसी के कुछ समय बाद 1992 में एक प्रोजेक्ट और चलाया हाथी के ऊपर, उसे कहते हैं प्रोजेक्ट एलिफेंट। तो एलिफेंट प्रोजेक्ट कब चलाया हमने? 1992 में। और हमने टाइगर प्रोजेक्ट कब चलाया? 1973 में। 19 साल का गैप है दोनों में। 19 साल बाद ये चला था एलिफेंट वाला। अपनी बात वापस आते हैं, हरियाणा ने शिकार पर प्रतिबंध कब कर दिया? 1990s की स्टार्टिंग में ये काम होने लग गया था। और जब से ये प्रतिबंध हुआ ना, उसके बाद से यहाँ शिकार करने वालों पर, अभी भी लोग करते हैं बेटा शिकार, जिनके पास कोई कोई 100 एकड़ है ना, जो बहुत अमीर है, जिनके पास 500-500 एकड़ है, अभी भी है हमारे इलाके में, वहाँ ये सब चलता है। तो ऐसे लोगों के लिए कुछ हम लोगों ने न्यायालय बना दिए, जिनको नाम दिया पर्यावरण न्यायालय। अब ये पर्यावरण न्यायालय हरियाणा में कितने बनाए? 2। एक बनाया कहाँ पर? एक बनाया कुरुक्षेत्र और एक बनाया फरीदाबाद। याद कैसे रखोगे? जहाँ आबादी ज़्यादा वहाँ पर्यावरण को नुकसान पहुँचाते होंगे। सबसे बड़ी आबादी कहाँ है? फरीदाबाद, 18 लाख प्लस की आबादी। तो जो नुकसान पहुँचाते हैं ज़्यादा लोग, हमेशा ज़्यादा नुकसान, तो पहला यहाँ बना दिया। एक जहाँ कलेश हुआ था 18 दिन का, कहाँ? कुरुक्षेत्र, वहाँ भी तो पर्यावरण का नुकसान सोच लो हुआ होगा। तो 2, ताकि कंफ्यूजन ना रहे, एक आबादी वाला और एक वो 18 दिन के युद्ध वाला। इन दोनों में क्या बनवा दिया? पर्यावरण के न्यायालय। एक ना कैंप कोर्ट भी बनाया, ज़रूरत पड़े तो कैंप लगा लेना करनाल में। तो हमारे करनाल में, कर्ण की नगरी है ना करनाल, दानवीर कर्ण, करनाल में कैंप कोर्ट लगा था। अगर ज़रूरत पड़े तो अदालत के रूप में, ये एक तरह से मूविंग कोर्ट टाइप मान लो। 1988 में स्टार्ट कर दिया था ये। लेकिन मेन अगर पूछेंगे तो आबादी और वो युद्ध वाली जगह कहाँ कहाँ? ठीक है, हरियाणा की जब बात आएगी तो हमने टोटल अपने एरिया के कितने हिस्से पर अभी जंगल देखे थे? क्या था? 33, 28 लिखा था। अच्छा 3028 लिखा, 33 नहीं, 3028। इनमें से हमने देखा था 1603 एक है, माइनस किया 1425 के आसपास निकला, एक जंगल और एक वो। जिनमें से 3 अगर कहेंगे सबसे ज़्यादा प्रतिशतता वाले, तो कौन कौन हैं? पहला पंचकुला, फिर यमुनानगर, फिर फरीदाबाद। पहले क्या था? गुड़गांव। अगर कहें 3 कम वाले, प्रतिशत नहीं, एरिया कम, सबसे कम पलवल, पानीपत, फतेहाबाद। प्रतिशतता कम तो फतेहाबाद, जींद और पलवल। पलवल में 1%, 0.73, 0.83। ठीक है। अगर बात करें हमारे हरियाणा में, तो एक प्रोजेक्ट चला था ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा। ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा, इसमें हरियाणा को हरा भरा करने के लिए सरकार ने कहा कि हम ना, जब जैसे एक खास मौसम होता है, क्या इस टाइम पे बहुत ज़्यादा वृक्ष पौधे लगाने से चलेंगे? नहीं, अब सर्दी उनको मार देगी। जो पेड़ पौधे लगाने का टाइम है ना, वो सबसे बढ़िया टाइम होता है जुलाई। और इसीलिए हम 15 जुलाई को तरु दिवस के रूप में मनाना स्टार्ट कर चुके 2014 के बाद से। नई नई सरकार आई थी, सरकार ने इसके ऊपर काम किया, तो ये 15 जुलाई से हम कौन सा दिवस मनाने लग गए? तरु दिवस। ऐसे ही तुमने सुना होगा खेजड़ी नाम का पेड़ है राजस्थान में ज़्यादा ना, हाँ, उसको जांटी भी कहते हैं। क्या कहलाता है? हरियाणा का चंदन। ये जांटी का पेड़ है, इसी को कहते हैं खेजड़ी, खेजड़ी का वृक्ष। ये राजस्थान से लगती बेल्ट में ज़्यादा पाया जाता है, वहीं पे मेन है। हमारे यहाँ जहाँ जहाँ राजस्थान का प्रभाव है ना उस मिट्टी का, वहाँ ये मिलेगा। इसी को कहा जाता है हरियाणा का चंदन। चंदन और इसका कोई लिंक नहीं है, चंदन बिल्कुल हरा भरा बहुत भारी पेड़ होता है, लेकिन इसकी खास बात है ये कम पानी में भी खड़ा रहता है, वृक्ष खत्म नहीं होता। कितनी भी गर्माहट को और बहुत गर्म हवाओं को या किसी भी तरह के एनवायरनमेंट के साथ सस्टेन कर पाता है, तो इसे हम कहते हैं हरियाणा का चंदन वृक्ष है। थोड़ी बहुत समझ में आ गई ये बातें? कितने हमारे कोर्ट हैं पर्यावरण के, और कैंप कोर्ट कहाँ लगा था? कितने ज़िलों में हमारे में वाइल्ड लाइफ है? ठीक है, और वाइल्ड लाइफ में सबसे बड़ा अबूशहर 28,900 प्लस। सबसे छोटा छिलछिला, कितना?
सिलसिला कितना 71, वो 28,900, ये 71। कितने जिले कवर करते हैं? 6। 2 जिले बताओ जिनमें डबल डबल हैं, एक पंचकुला और एक, हाँ अभी मैंने लिखा था ना, हम उससे थोड़ा सा देखो, ये ट्रिक देख लें क्योंकि कुछ लोग नए होंगे। 2, एक तो शैतान और शिकार करता है, कहाँ पर? पंचकुला में। यमुना के पानी पे हमेशा कलेश होता है क्योंकि कोई कहता है पानी हरियाणा ने सारा ले लिया, खासकर दिल्ली, और हमारी तो खासी लड़ाई रहती है। पहले हम इसका 70% पानी इस्तेमाल करते थे, फिर दिल्ली ने हमारी शिकायत कर करके हम कितने पे रह गए? हम 47% इस नदी का पानी इस्तेमाल करते हैं। अभी भी बहुत ज़्यादा है, ये हमारे यहाँ से ओरिजिनेट नहीं होती है, ऊपर से निकल के आती है यमुनोत्री से। हम अभी भी लगभग आधा पानी यमुना का हम ही इस्तेमाल करते हैं। दिल्ली कहता है मेरे पास कोई पर्सनल नदी नहीं है, न मेरे आसपास कोई पहाड़। भाई हरियाणा के आसपास तो हिमाचल लगता है ना, तो पानी की मात्रा हमेशा ज़्यादा रहेगी। दिल्ली के पास कोई बड़े पहाड़ है नहीं, दिल्ली कहता है मेरे यहाँ बारिश भी कम होती है, मानसून भी कम, ऊपर से पानी ये इस्तेमाल करता है। तो इसीलिए यमुना के पानी पे हमेशा क्या रहता है? कलेश। जहाँ कलेसर लिखा है वो यमुना। और पंचकुला में एक तो शैतान क्या करेगा? शिकार। कुरुक्षेत्र जो था, यहाँ 18 दिन युद्ध चला, एक दूसरे के शरीर को, शवों को काट दिया, छील दिया, तो उससे हमने याद कर लिया छिलछिला। कुरुक्षेत्र में छील डाले थे, काट डाले थे। सिरसा को याद कर लो, सबसे दूर है, लंबा सा नाम है, क्या नाम है? अबूब शहर। हरियाणा का सबसे पश्चिमी अगर कहें तो सिरसा ही जाके खत्म होता है ना, सिरसा। तो अबूब शहर दूर है, अबूब शहर। झज्जर में दोनों वास हैं, कौन कौन से? एक भिंडा और एक खापड़वास। झज्जर में दोनों वास हैं, भिंडावास, खापड़वास। रेवाड़ी में सोच लो, नहर में किसी ने रेवड़ी फेंक दी, रेवड़ी किस में फेंक दी? नहर में, तो नाहर कहाँ पड़ेगा? रेवाड़ी। छिलछिला में शरीर काट दिए, छील दिए, कुरुक्षेत्र। नहर फेंक दी, नहर में क्या फेंक दी? रेवाड़ी। और सबसे ऊपर शैतान, कौन क्या करेगा? शिकार। शिकारगढ़ और रैतान या शैतान एक साथ। कुरुक्षेत्र में छिलछिला, यमुना पे क्या करते हैं? कलेश। उसके बाद सिरसा बहुत दूर बसा हुआ है, अबूब शहर। नाहर, नहर में क्या? रेवाड़ी। झज्जर में दोनों वास हैं, भिंडावास और खापड़वास। आ गए समझ में ये? ठीक है। अब कोई तुमसे पूछे कि झज्जर के 2 बताओ। झज्जर के 2 वास हैं, खप्परवास, भिंडावास। इनमें से कौन सा रामसर साइट में है? भिंडावास। सुंदर झील के लिए प्रसिद्ध है। पंचकुला के 2 बताओ। खोल ही रैतान और बीर शिकारगढ़। उसके नीचे यमुना पे क्या होता है? कलेश। कुरुक्षेत्र में काट दिया, छील दिया। सिरसा दूर बस गया, अबूब शहर। रेवाड़ी में क्या थी? नाहर। और ये वास कहाँ थे 2? एक भिंडावास, एक खप्परवास। कहाँ थे दोनों? झज्जर में। हरियाणा में ना बहुत ज़्यादा जंगली जानवर हैं नहीं, लेकिन फिर भी 3 इम्पॉर्टेंट हैं हमारे, जो हमने जू बना रखे हैं। ये जू क्या होते हैं? हमारे यहाँ जंगल कम है, तो जंगल में जानवर भी ऑब्वियस सी बात है कम होंगे। 2 तरह की रिहाइश होती है बेटा जानवरों की। एक होती है जहाँ हैं वहीं रहें, उसे कहते हैं इन सिटू। और एक और क्या होता है? हाँ, ये सर ने पढ़ाए होंगे साइंस में। इनका मतलब नेचर ने उनको बना के दिया। जिसको हम नेशनल पार्क बनाते हैं ना, जिसको हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाते हैं, वो हम नहीं बनाते, वो ऑलरेडी है। हम तो सिर्फ एक बाउंड्री की भाई ये वाला हिस्सा है, हमने कुछ नहीं किया। भिंडावास नेचुरली ऐसा ही था, सुल्तानपुर नेचुरली ऐसा ही था, खोल ही रैतान ऐसा ही था। हमने तो सिर्फ एक नाम के नाम पे भाई यहाँ से यहाँ तक का ये वाइल्ड लाइफ में आएगा। तो जो नेचुरली बने हुए हैं ना, वो इन कहलाते हैं। और जो हम मेंटेन करते हैं, डेवलप करते हैं, जैसे जू हम बनाएंगे, नेचर नहीं बनाता। जू में हमें पानी पीने के लिए अगर कुछ नहीं है तो वहाँ ट्यूबवेल या पानी का, देखा तुमने दिल्ली के जू में? अब शेर जो घूमता है तो नेचुरली कोई खोद के पानी थोड़ी ना पीता है, वहाँ वो नकली सा ऐसा बना रखा है कि उसमें पानी भरे रखते हैं। ऐसे ही हमारा चितबीर जू, उसमें मेंटेन किया गया। आदमी ने बना रखी है वो परिस्थितियाँ, अपने आप नहीं थी। जब हम बनाते हैं ना, जैसे हैचरीज का एग्जाम्पल हो गया, जहाँ मछली पालते हैं हम, आजकल देखा लोग अपना पानी भर भर के मछली, तो ये हम बना रहे हैं, नेचर नहीं दे रहा। जब हम बनाते हैं तो बोटेनिकल गार्डन इसका एग्जाम्पल है, जिसमें हम पेड़ वैसे ही लगाएंगे जिसका कि टारगेट होगा कोई इस तरह की खुशबूदार पेड़ की जिसके सूंघने भर से हमारी आधी बीमारियाँ मर जाएं। ऐसे जो
क्रिएट किए जाते हैं ना एनवायरनमेंट अपनी तरफ से, उसे कहते हैं ये एक्स में आएगा। इनमें क्या आएगा? जो नेचर ने दिया। जू हम बनाते हैं, हैचरी हम बनाते हैं, जो जो चीज़ें हम बनाते हैं ना, बोटेनिकल गार्डन भी हम बनाते हैं, वो एक्स सिटू में आएगा। और इनमें क्या आएगा? नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर। हरियाणा में सिंगल एक बायोस्फीयर नहीं है, नेशनल पार्क तुम्हारे यहाँ 2 हैं, और 2 में से भी एक पहले पक्षी विहार था, बाद में जाके हमने नेशनल पार्क बना लिया। और जो दूसरा है वो कलेसर है, जो कि आप पढ़ रहे थे, कलेश यमुनानगर, इसी का एक पार्ट। तो अगर रियलिटी देखें तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा जंगल वंगल है नहीं, हमने ना तो बहुत ज़्यादा इन सिटू वाला हमारे पास, हमने थोड़ा बहुत डेवलप कर लिया अपने बिहाफ पर, जिसे हम किस में गिनेंगे? हाँ, तो उसमें एक हम पढ़ रहे हैं जू। अब जब ज़मीन तुम्हारे पास नहीं है, जानवर तुम्हारे पास नहीं है, तो तुम बहुत बड़े जू कैसे बनाओगे? ये तो वो बना सकता है पहली चीज़ जिसके पास नेचर हो, दूसरी चीज़ या वो मेंटेन कर ले। अब इतने कोई बहुत घूमने वाले पर्यटक तो यहाँ आते नहीं, तो हम कहाँ से मेंटेन करेंगे? जो ये जू है ना दिल्ली का, ये खर्चा मांगता है, मुफ्त में जू कैसे चलेगा? सोचो, शिकार तो कर नहीं सकता वहाँ का शेर, शेर तो है ही वहाँ, तो कितना खाना खाएगा रोज का? वहाँ गैंडा भी है, जितने भी जानवर हैं, इनका खाना बेटा खरीद के लाया जाता है। ये कोई जंगल नहीं है कि शिकार किया और पेट भर लिया। एक एक जानवर के पेट भरने की जिम्मेदारी वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन पर है। तो वो क्या करेंगे? वो पैसे में खरीद के लाएंगे। मांस के जो टुकड़े फेंके जाते हैं वो खरीद के तो लाते होंगे ना। तो इसका मतलब ऐसी चीज़ों को मेंटेनेंस करने में क्या लगेगा? पैसा कहाँ से आएगा? जनता से। जू में इतने लोग घूमने आएंगे, कितने की टिकट लगेंगी, आ गया पैसा उनके खाने का, साफ सफाई का। अब तुम खुद सोचो, जू अपने आप अगर रहेगा तो कितना गंदा हो जाएगा। इनके बाड़े को साफ भी तो करना पड़ता है ना, ये कोई नेचर थोड़ी ना कि अपने आप साफ हो गया, इसको साफ करना पड़ेगा। जो वहाँ मछलियाँ हैं, जो वहाँ सांप हैं, अब वहाँ शीशे में बंद कर रखे हैं सांप। तो इमेजिन करो, वो सांप कहीं घूम थोड़ी सकते हैं, वो बेचारे छोटे से कितनी सी पट्टी में शीशे में बंद कर दिए, तो उनकी गंदगी साफ नहीं करेंगे तो मर जाएंगे ना बीमारी हो के। इन सब का खर्चा है, क्योंकि कोई ना कोई कर्मचारी लगे होंगे, झाड़ू वाले, सफाई वाले, खाने वाले, अलग अलग तरह के। तो इन सब से कमाई करनी पड़ती है, तब खर्चा निकलता है। अब हरियाणा में कोई घूमने जाएगा तो यहाँ कोई इतने दर्शक तो है नहीं कि चलो हम जू घूम के आएंगे। दिल्ली में तो बेटा लोगों के घर बहुत छोटे छोटे हैं, उन्हें बाहर निकलने के लिए, ताज़ी हवा के लिए लगता है कहाँ जाए, चलो जू घूमाते हैं। अब हरियाणा में जिसको बाहर घूमना है तो खेत पड़े हैं, कोई क्या ही जू में करने जाएगा। तो इसलिए यहाँ ज़्यादा खर्चा वर्चा लोग करेंगे नहीं। क्या जानवर देख के आने, यहाँ का आदमी कहेगा क्या जानवर देखने, यहीं ना नील गाय यहीं ना घूमती रहती हैं ये। तो इसलिए हमारे यहाँ कोई ज़्यादा शौक नहीं पालते हरियाणा वाले, ना चित्रकला ना कुछ शौक नहीं है। अब जब शौक नहीं है तो इनके खर्चे कहाँ से निकलेंगे? इसीलिए हमने कोई भारी भरकम जू भी नहीं बनाए। हमने 3 जू बना रखे हैं, BRP। बी का मतलब भिवानी, आर का मतलब रोहतक, और पी का मतलब पीपली। ये जो पीपली वाला जू है ना, हाँ, इसको सुन लो। अब ये ऑन रोड है बिल्कुल, और ना बराबर जानवर है यहाँ। यहाँ हम अपने काले इसका हिरण का ब्रीडिंग सेंटर है यहाँ, काले हिरण का। कहाँ पर? पीपली में। तो मैंने क्या कहा, ब्रीडिंग सेंटर, बोटेनिकल गार्डन, ये सब हमने बनाए हैं, नेचुरल नहीं है। जो ये बी है ना, भिवानी वाला जू, ये भी छोटा है, और ये पीपली वाला भी। सबसे बड़ा जू हमारे पास रोहतक में है, रोहतक जू। और ये जो जू है ये 44 एकड़ में फैला है। 44 एकड़ में शेर और हाथी और इस तरह के जानवर नहीं रह सकते, उन्हें तो बेटा कई कई 100 एकड़ चाहिए, या फिर एक बाड़े में बंद रखने पड़ेंगे। तो इसलिए हमारे रोहतक में भी ज़्यादा कोई भारी भरकम जानवर नहीं मिलते। अगर हरियाणा में किसी को जू देखना हो ना, या तो चंडीगढ़ के चितबिर में चले जाओ, और या फिर अपने दिल्ली के में, क्योंकि ये मेंटेन्ड हैं, यहाँ से कमाई होती है, यहाँ लाखों रुपए रोज़ की कमाई है। उस कमाई को उन जानवरों पे खर्च करते हैं। हरियाणा में तो जो 2-4 होंगे वो भी मरियल टाइप के ही मिलेंगे, मिलने ही बड़े मुश्किल हैं, क्योंकि यहाँ कोई लाके कैसे रखेगा, शेर चीते कोई कैसे ही पालेगा। तो ये 3 जू हैं, और ये किस में गिना जाता है? ये एक्स सिटू हमने मेंटेन कर रखा है। अब हमारे यहाँ पे ना ब्रीडिंग सेंटर भी हैं हरियाणा में कुछ। जैसे बात करें मेन ब्रीडिंग सेंटर की, तो उसमें 3-4 के ऊपर क्वेश्चन हर बार बनते हैं। जैसे एक ब्रीडिंग सेंटर आपका आएगा भौर, ये सुना है? भौर ही सैदान में एक है, सुना होगा। क्या नाम है इसका? मगरमच्छ, मगरमच्छ का ब्रीडिंग सेंटर। एक है हमारा चिंकारा का। चिंकारा बेटा किसकी प्रजाति है? हिरण की। एक है अश्व का, घोड़े का। एक है भैंस का, ये तो हिसार वाले हैं। और एक है हमारा, अगर मेन कहें, मयूर प्लस चिंकारा। चिंकारा।
अब ये कहाँ कहाँ है देखें, मगरमच्छ का कहाँ है? भौर ही सैदान, जगह का नाम है ये, भौर ही सैदान। चिंकारा कहाँ पर है? कैरू, जगह का नाम। अश्व और भैंस का हिसार, और मयूर और चिंकारा का झाबुआ। झाबुआ, झाबुआ कहाँ पड़ेगा? जहाँ नाहर है। नाहर कहाँ था? रेवाड़ी। रेवाड़ी। ये तो फिर भी आसान है। जो ज़्यादा दिक्कत करते हैं ना वो तीन हैं, वो तीन हमेशा परेशानी करेंगे। उनमें से एक का नाम है काला तीतर, है ना? काला तीतर, बताओ कहाँ है काला तीतर? एक आएगा इसमें वल्चर, वल्चर जिसे क्या कहते हैं हिंदी में? गिद्ध, गिद्ध। और एक आएगा इसमें ही रेड जंगल फाउल, रेड जंगल फाउल, इसी को कह देते हैं लाल जंगली मुर्गा। ये तीन बहुत दुखी करेंगे, तीनों पंचकुला में हैं। लेकिन वहाँ जाके ना पंचकुला आएगा ही नहीं, वो कहेंगे मोरनी की पहाड़ियाँ और पिंजौर, ऐसे डिवाइड कर देंगे। काला तीतर जो है ये कहाँ है? मोरनी हिल्स में, ठीक है। जो गिद्ध है ना ये है आपका पिंजौर, पिंजौर। और जो आपका ये रेड जंगल फाउल मुर्गा है ये भी पिंजौर। ये तीनों साइट कहाँ हैं? पंचकुला में। एग्जाम में ये इतना प्रेशर दिमाग पे होता है याद ही नहीं आती, तो इन तीनों का ट्रिक कर लो, बाकी तो सब आसान है। ये तीनों कैसे याद रहेंगे देखो, उससे भूलोगे नहीं। काला तीतर, इसमें तीतर और मोरनी इकट्ठा याद कर लो, तीतर और मोरनी इकट्ठा, फिर भूलेंगे नहीं। तीतर वाला कहाँ है? मोरनी, जैसे तीतर दिखे मोरनी। नेक्स्ट लिखा है वल्चर, गिद्ध। तुम सबने रामायण में वो कैरेक्टर पढ़ा था ना, रावण को रोका था उसने, हाँ वही तो वल्चर था, वही गिद्ध था। और हम इकलौते हैं पूरी धरती पर जिसने गिद्ध के भी संरक्षण के लिए काम किया। किसी को चिंता नहीं गिद्ध की, क्योंकि गिद्ध किसी के काम ही नहीं आता। वैसे ये सफाई करता है, मरे हुए और इन सबको खा जाता है। तो उसको अगर देखें तो हमने हरियाणा में गिद्ध का संरक्षण केंद्र बनाया। कहाँ बनाया? जो कैसे याद रहेगा देखो, गिद्ध और मुर्गा ये बहुत जोर से आवाज लगा सकते हैं, ऐसा सोच लो। गिद्ध और मुर्गा बहुत जोर से बोल सकते हैं, तो इनकी आवाज तेज है। किस किस की? गिद्ध और जोर। बेटा एक्सपेरिमेंट करके नहीं दिखाना यहाँ। तो गिद्ध और मुर्गा ये जोर से बोल सकते हैं, तो पिंजौर। और बताओ पहले वाला क्या था, किसकी जोड़ी थी? तीतर और मोरनी। तीनों कहाँ पड़ेंगे? ये पंचकुला में। ये देखो इसमें मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं बहुत लोग। जब 18 दिन ये युद्ध चला था, कौन सा? महाभारत का। हम अपनी बातें करेंगे, सिर्फ अपने तक सीमित रहेंगे। महाभारत के युद्ध में उठ के ना बहुत लोग, खासकर धृतराष्ट्र जैसे लोग, सुबह से उठते ही दिखाते थे कि हम तो बड़े दुखी हैं। दिल से चाहता था ये लड़के मर जाएं पांचों और मेरा बेटा ही राज करे। तो वो सुबह उठ के धृतराष्ट्र मगरमच्छ के आंसू बहाता था दिखाने के लिए। मगरमच्छ के आंसू भोर, भोर मतलब क्या होता है? सुबह। सुबह उठते ही मगरमच्छ के आंसू। शाम को देखा नहीं भीम का पुतला कैसे पिचकाया था कि टूट ही गया था, कितना गुस्सा था। वो तो कृष्ण थे जिन्होंने उसको इशारा किया कि तू खुद मत जाना, नहीं तो उस आदमी की कितनी ज्यादा कुढ़न, कितनी ईर्ष्या थी कि भीम का वो मतलब मर्डर कर देना चाहता था। सुबह उठते ही किसके आंसू दिखाए? मगरमच्छ। तो मगरमच्छ अगर प्रजनन केंद्र आए तो क्या टिक करोगे? भोर। चिंकारा में देखो क र, कैरू में भी क र, तो चिंकारा कैरू। कैरू छोटी साइट है भिवानी में, आगे पढ़ लेंगे, पहले मेन पे देखो। चिंकारा में क र है, कैरू में। मगरमच्छ के आंसू कब दिखे? भोर। अगर लिखा है अश्व भैंस, तो सारी बड़ी बड़ी चीजें कहाँ पर है? हिसार। हम सब जानते हैं हिसार हमारा बहुत बड़ा सेंटर है, एशिया का सबसे बड़ा अगर कहें जानवरों का फार्म हाउस के रूप में, तो वो हिसार। हिसार तो हम वैसे भी डिटेल में मैंने शायद पढ़ाया था ना तुम लोगों को। हिसार में लुवास भी है, लुवास एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। मयूर और चिंकारा दो इकट्ठे कर दिए। अगर मयूर और सिर्फ चिंकारा था तो कैरू था, यहाँ मोर भी और चिंकारा भी, दोनों है ना झाबुआ। जब दो इकट्ठे हैं तो दोनों को कहा जा रहा है जाबुआ को बुला ला, या जाबुआ के घूमा। तो जाबुआ को बुला ला, जाबुआ के घूमा, दो इकट्ठे। कौन कौन? चिंकारा और मयूर। अकेला चिंकारा है तो कैरू। मगरमच्छ के आंसू भोर निकलते, भोर से। और घोड़ा और भैंस ऐसे जानवर हिसार में। अब बताओ मोरनी की जोड़ी किसके साथ थी? तीतर। तो काला तीतर पूछा तो मोरनी हिल्स। और लाल जंगली मुर्गा और वल्चर जोर
से आवाज लगाते हैं तो पिंजौर। तीनों कहाँ पढ़ेंगे? पंचकुला। लेकिन अगर तीतर आए तो क्या लिखना है? मोरनी। तीतर मोरनी की जोड़ी, और रेड जंगल फाउल लाल जंगली मुर्गा, और बलचर आए तो पिंजौर। अब बताओ, चिंकारा अकेला, मयूर चिंकारा, झाबुआ, अश्व भैंस, मगरमच्छ के आंसू। अपने 3 जू बताओ। BRP, पी मतलब क्या? पीपली। पीपली, पीपली कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। और बी का मतलब भिवानी, आर का मतलब रोहतक। सबसे बड़ा जू हमारा रोहतक। ये दोनों छोटे हैं, भिवानी वाला भी और पीपली। लेकिन पीपली वाला ना बिल्कुल ऑन रोड आपको दिखेगा, और वहाँ प्रजनन केंद्र है किसका? काले तीतर का या काले हिरण का? काले हिरण का। तुम्हें दोनों याद रखने हैं। काले तीतर का पूछे, तीतर की जोड़ी मोरनी, और काला हिरण कहें तो पीपली में। काले हिरण का ब्रीडिंग सेंटर। आ गए समझ में? ये कल किताब ले आना, कल इनको किताब से पढ़ लेंगे सारों को।